हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उस सीरीज के अंतर्गत हम अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज कर रहे थे और आंसर राइटिंग की सीरीज में पार्ट 1 हमारा आ चुका है। आंसर राइटिंग की सीरीज का ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे किस प्रकार का क्वेश्चन भेजा गया, उसे हम काफ़ी गहन तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो इसको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों एवं सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करते हुए आरबीआई द्वारा और क्या कार्य संपादित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को पहले हम इनकोड करते हैं, इसके इनकोडिंग वर्ड को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन को इनकोड करेंगे तो पहला क्या है, आरबीआई, दूसरा अंतिम ऋणदाता, तीसरा वाणिज्यिक बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, चौथा आरबीआई के द्वारा अन्य कार्य कौन से संपादित किए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली 4 कीवर्ड हैं। आरबीआई के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हो, अंतिम ऋणदाता का क्या मतलब हो इसकी जानकारी हो, वाणिज्यिक बैंकें कौन सी हो इसकी जानकारी हो, और सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई क्या कार्य करती है इसकी जानकारी हो, और साथ ही आरबीआई अपने और अन्य कार्य कौन से संपादित करती। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आरबीआई की भूमिका को लेकर है, आरबीआई के कार्यों को लेकर है, और इसने आपको आरबीआई के 2 कार्य बता दिए कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में कैसे कार्य करता है। अब आपको ये बताना है कि किस तरह से वो कर रहा होता है और उसके अलावा वो अन्य कार्य कौन से करता है। तो पहले हम इनके द्वारा लिखे हुए क्वेश्चन को आंसर को चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन्होंने अपने आंसर में कौन सी कमियां की हैं, ताकि हम अपने आंसर को और अच्छा कर सकें, और लास्ट में हम इसका आपको एक फ्रेम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि अंतिम ऋणदाता वह संस्था होती है जो सामान्यतः एक देश को केंद्रीय बैंक जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अत्यधिक जोखिमपूर्ण पतोन्मुख माने जाने वाले बैंकों या अन्य सूची संस्थाओं को ऋण प्रदान करती है। ठीक, फिर उन्होंने लिखा भारत में अंतिम ऋणदाता का काम आरबीआई द्वारा निभाया जाता है। आप जब भी इस चीज़ को लिखें, इस पैरा को और इस पैरा को, तो आप आरबीआई के साथ ही इंटरलिंक करते हुए लिखें कि आरबीआई की स्थापना 1935 के भारत शासन के अधिनियम के अंतर्गत हुई और आरबीआई भारत में एक अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाती है, और ब्रैकेट में लिख दें अंतिम ऋणदाता का क्या मतलब है। तो इस तरीके से आपकी जो काफ़ी सारी लाइनें हैं ना, ये लाइनें ये बच जाएंगी और आप अपनी वर्ड लिमिट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा है आरबीआई ये सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंक की संभावित विफलता को रोकने के लिए प्रयत्न करता है, जो कि अपनी विफलता से अन्य बैंकों, संस्थानों, देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः आरबीआई से ऋण प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही से ये संकेत मिलता है कि बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अंतिम ऋणदाता की उपयुक्त भूमिका के तहत आरबीआई निम्नलिखित कार्य करते हैं। कहने का मतलब आपको जब पार्ट 1 लिखना है तो सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों के बारे में नहीं लिखना है, आपको सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य की भूमिका बतानी है। आपको ये बताना है कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई किस प्रकार अपनी मौद्रिक नीति के तहत या तरलता के नियंत्रण के तहत कैसे रेगुलेट करती है। आपको ये बताना है कि कैसे सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के रूप में कार्य कर उनके कई कार्य को निभाती है और इनको समय दर समय ऋण भी प्रोवाइड कराती है। समझ गए। फिर आपको ये इसी में बताना है कि सरकार की जो जमा निधियाँ होती हैं उनको किस प्रकार ये रेगुलेट करती है, और सरकार इंटरनेशनल लेवल पे जो डीलिंग करती है उसको कैसे मैनेज करती है। साथ ही सरकार के साथ में ये राजकोषीय नीति जो सरकार बनाती है और अपनी मौद्रिक नीति के मध्य कैसे समन्वय स्थापित कर भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। समझ रहे, इसको आपको पहले पैरा में ऐसे बताना है। समझ गए। आप जब पहले पैरा में बताओगे तो आपका आंसर यहीं तक समाप्त हो जाना चाहिए। फिर आप बताओगे क्या है कि आरबीआई द्वारा अन्य कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। अब जब आरबीआई के द्वारा आप अन्य कार्यों की बात करोगे तो आप क्या देखते हो कि आरबीआई अन्य कार्य कौन से करती है। तो पहले हम आपका देख लें। आपने लिखा है बैंकों के बैंकर के रूप में, बिल्कुल ठीक।
आपने लिखा है सरकार के बैंकर के रूप में, आपने यहाँ पे डिफाइन किया। कहने का मतलब आपने एक पार्ट को डिफाइन करने के लिए दो पार्ट आपने ले लिए, ऑलरेडी आपने 2 पेज कवर किए, जबकि ये सारी घटनाएं जितनी भी है ना, इनको आपको पहले पेज में ही कवर करना है, आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको पहले पेज में कवर करना है। दूसरी बात, आप जब बैंकों के बैंकर के रूप की बात करोगे तो इस तरह से हेडिंग डाल के आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली इस पर इतना डीप में नहीं है कि आप 2 हेडिंग बता के आप ये सोचो कि हम अपना आंसर कवर कर लें, ऐसा नहीं है, समझ गए। और सरकार के बैंकर के रूप में वही चीज़ जो आपको आगे लिखनी है, इन दोनों चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म में करके पहले पैरा के बाद दूसरे पैरा में आप दिखाइए, ठीक। और इस पेज से आप क्या करोगे, आरबीआई के अन्य कार्यों को बताओगे, समझ गए। अन्य कार्यों में जैसे नोटों का निगमन करती है, आप बताओगे कि कैसे विकास संबंधी कार्य को प्रमोट करती है। अब विकास संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नाबार्ड के माध्यम से कई सारी डेवलपमेंट इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कराती है, ठीक। साथ ही इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि अभी मैंने आपको अपने पहले पैरा में बताया कि जब आप वाणिज्यिक बैंक के बारे में लिख रहे हो तो तरलता का नियंत्रण ये कैसे करती है, और तरलता को नियंत्रित करने के लिए ये मात्रात्मक टूल्स कौन से अपनाती है और गुणात्मक टूल्स कौन से अपनाती है। अब ये मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है, इनको बेसिकली जब हम इकोनॉमी की सीरीज कंप्लीट करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे इतना समझ लो, मात्रात्मक का मतलब होता है CRR, SLR, ये सारी चीज़ें, ठीक। और गुणात्मक का क्या मतलब होता है कि बैंकों की क्रियाविधि पे डायरेक्ट इंटरफेयर करना, कि अगर उसको लग रहा है कि कोई बैंक किसी भी संस्थान पर्टिकुलर एक ही सेक्टर को लोन ज़्यादा दे रहा है तो उसको ये समझाएगा भाई साहब आप एक काम कीजिए, ये जो 7 सेक्टर है प्राइमरी, आप इनमें लोन को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ठीक है। साथ ही आप ये देखोगे कि जो विदेशी विनिमय होता है भारत सरकार का किसी अन्य देश के साथ में, या रुपए की जो परिवर्तनीयता होती है, कहने का मतलब डॉलर का रुपए में, रुपए का डॉलर में, या यूरो का रुपए में, रुपए का यूरो में, उसको रेगुलेट करता है, उसको देखता है, यानी कि उस चीज़ को क्रियान्वित करता है। इसके अलावा आपको पता हो कि जब IMF वगैरह होती है तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन करता है, अपना अपना प्रतिनिधित्व भेजता है, भारत की तरफ से उसका प्रतिनिधि मंडल बनता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, तो आप ऐसे लिखोगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी आसान है तो आप इसको कोविड-19 की सिचुएशन, साथ ही भारत सरकार और RBI के द्वारा जो अभी टसल हुई कार्यों को लेकर या सरकार के द्वारा जो इंटरफेयर किया जा रहा, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसमें दे दोगे। और साथ ही RBI के पास जो सरप्लस बचता है, जो कि 2019 में काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें सरकार काफ़ी वो कर रही थी और इसी के उसमें उर्जित पटेल ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था, तो आप उस घटना का भी जिक्र कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में RBI ने अपना कार्य कैसे संपादित किया, और आप RBI की एक रेगुलेशन की कमी में ये भी बता सकते हो कि किस प्रकार हाल ही की कुछ बैंकें जैसे यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, PMFC बैंक, इन सारी चीज़ों ने कैसे RBI को डिस्टर्ब किया, या कैसे RBI इन चीज़ों को सही से रेगुलेट नहीं कर पाई। और फिर आप सजेशन बता दोगे कि RBI तो ये कार्य करती है, लेकिन आगे चल के RBI को इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ गए? तो आप इस अपने आंसर को ऐसे लिखोगे। हालांकि आपने जो आंसर लिखा वो बेसिकली एक पार्ट लिख दिया, जो क्वेश्चन है उसी को आपने डिफाइन कर दिया। जबकि आप हमेशा देखिएगा यूपीएससी में आपको जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको वही पार्ट डिफाइन करना होता है वो एक पैरा में। इसके अलावा आपको कई अन्य चीज़ें भी लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड्स और आएगा, विवेचना कीजिए या इसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछे कि अंतिम ऋणदाता के रूप में RBI अपनी भूमिका को पूर्णतया निर्वहन नहीं कर पा रही है, हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल RBI कई ऐसे कार्य संपादित करती है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि RBI को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, ये PCS का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप पहले क्या बताएंगे कि अंतिम ऋणदाता और RBI को साथ में एक साथ ले लेंगे। W5H1 की थ्योरी कि RBI को 1935 के एक्ट के तहत बनाया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और तब से ये केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में अपनी भूमिका को निर्वहन कर रही है।
किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य को प्रमोट करती है उसके बारे में आप बताओगे। फिर आप बताओगे कि वाणिज्यिक बैंक व सरकार के बैंक के रूप में ये अपनी भूमिका का कैसे निर्वहन करती है, कैसे उनकी तरलता को रेगुलेट करती है, कैसे उनको ऋण देती है और कैसे उनके पैसे को अपने पास जमा करके रखती है। समझ गए। आप ये भी बताओगे कि वो कैसे अपनी बैंकिंग पॉलिसी के अंतर्गत बैंकों को रजिस्टर्ड भी करती है कि अनुसूचित बैंक के अंतर्गत हम किसको रखेंगे और गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत किसको रखेंगे, उनका पैरामीटर क्या है, आप ऐसे बता सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। समझ गए। फिर आप ये बताओगे कि आरबीआई के अन्य कार्य कौन कौन से हैं, तो आप उसमें बता सकते हो कि नोटों का निगमन भी करती है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करती है, रुपए की परिवर्तनीयता को देखती है और विकास संबंधी अन्य कार्यों को भी संपादित करती है। इस तरीके से आप इतनी चीज़ें जब बता दोगे तो आपके 3 से 4 पैरा हो चुके होंगे और लास्ट पैरा में आप जाते जाते वर्तमान संदर्भ की बातें बता दोगे और कुछ चुनौतियों को बता दोगे और फिर ये बता दोगे कि इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको ये पता हो कि आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो और आप हर प्रॉब्लम का सलूशन खोजने के लिए वहाँ पर बुलाए जाते हो, तो आप केवल जो चल रहा है उसी को आंसर नहीं लिखना है। आपको जब भी कोई एक सिंपल आंसर मिले तो आप उसमें कई सारी डायनामिक चीज़ों को इंक्लूड करें और उस आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें और करंट की घटनाओं को ज़रूर रिलेट करें। समझ रहे। इससे क्या होगा, यूपीएससी को लगेगा कि ये जो एस्पायरेंट है काफ़ी अच्छा आंसर ही नहीं लिख सकता बल्कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से सिस्टम को मैनेज भी कर सकता है। समझ गए। तो इस तरीके से हमने अपना ये आंसर कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले एक नए आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।